मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आइए फिजिक्स की क्लास शुरू करते हैं। फिजिक्स लास्ट लेक्चर में हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? चलिए आइए हेडिंग डालिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए इसके बारे में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए। क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? देखिए द सेकंड लॉ इसका मतलब क्या हुआ? द सेकंड लॉ स्टेट दैट, सेकंड लॉ ये कहता है कि क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ the rate of change of momentum of body is directly ठीक है। देखिए क्या है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का दूसरा नियम। द सेकंड लॉ स्टेट दैट, सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के बदलने के रेट को, दैट कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के बदलने के रेट को। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना होगा कि मोमेंटम क्या होता है, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या होता है मोमेंटम के बदलने का रेट। ठीक, तो मोमेंटम जानिए क्या होता है। पिछले लेक्चर में बताए थे लास्ट में, आज इसको और अच्छे से एक बार रिवाइज करवा दें। मोमेंटम को हम दिखाते हैं P से, और जो मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू M गुणे V, M इंटू V। किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट का अगर वो गति कर रही है तो ही उसका मोमेंटम होगा, अगर वो गति नहीं कर रही है तो उसका कोई मोमेंटम नहीं होगा।
मोमेंटम समझिए क्या होता है। मोमेंटम को दर्शाते हैं कि इसको पहले समझिए मोमेंटम होता क्या है। जैसे मोमेंटम होता है पी बराबर होता है m गुणे v, इसे कहते हैं हम मोमेंटम। अब देखिए मोमेंटम में जैसे ये पेन है, इसका मास मान लीजिए 100 ग्राम है ना, 100 ग्राम इसका क्या है मास, और अभी ये क्या है बिल्कुल स्थिर है। अभी ये रुकी है या गति कर रही है? आप क्या कहेंगे कि ये रुकी हुई है। फिर हम पूछेंगे इसका मास कितना है, तो आप क्या बताएंगे? इसका मास, चूँकि मैं बता रहा हूँ इसका मास दिया हुआ है आपको 100 ग्राम, तो आप कहेंगे इसका मास 100 ग्राम है। फिर मैं कहूँगा कि इसका मोमेंटम आप निकालिए, तो क्या आप इसका मोमेंटम बता सकते हैं कितना होगा? इसका मोमेंटम 0 होगा। क्यों? क्योंकि P बराबर क्या होता है, इधर देखिए P बराबर क्या होता है m इंटू वी, मास गुणे वेलोसिटी। तो ये जो पेन है इसका मास तो है, ठीक है, मास आपको यहाँ दिख रहा है 100 ग्राम, लेकिन इस समय क्या इसका वेलोसिटी है? क्या वेलोसिटी कहती होती है गति, क्या यह गति कर रही है इस समय? तो आप कहें कि नहीं ये गति नहीं कर रही है। तो जब ये गति नहीं कर रही तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 हो जाएगी। यानी कि वेलोसिटी v को क्या बोलते हैं वेलोसिटी, और ये गति नहीं कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे हम रखेंगे 0 और गुणे मास। अब मास इसका चाहे कुछ भी हो, अगर इसकी वेलोसिटी 0 है तो p का मान कितना आ जाएगा? कुछ भी गुणे 0 बराबर 0, यानी p का मान कितना आ गया? 0। अब जब p का मान 0 आ जाएगा तो p का मतलब क्या होता है? मोमेंटम। तो इस स्थिति में इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। यानी आप कहेंगे कि वो सारी वस्तुएं जो स्थिर रहती है, जिसकी कोई वेलोसिटी नहीं होती है या जिसकी वेलोसिटी 0 होती है, उसका मोमेंटम हमेशा कितना होगा? 0 होगा। मोमेंटम तभी निकलता है जब कोई वस्तु गति कर रही है। जैसे देखिए अभी ये क्या कर रही है, धीरे 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 ये वस्तु यहाँ से इधर जा रही है, तो इसका मतलब कि ये वस्तु क्या है? ऐसे गति कर रही है। तो जब गति कर रही होगी तो गति करते समय इसका एक मोमेंटम होगा, जिस मोमेंटम से ये गति कर रही है। जैसे ये गति कर रही है तो इसका एक अपना मोमेंटम है जिसकी वजह से क्या कर रही है? गति कर रही है। अभी यहाँ पे इसको मोमेंटम दिया जा रहा है। तो जब ये गति कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके पास क्या है? वेलोसिटी है, और प्लस इसके पास मास भी है। यानी कि मास तो इस कलम का है ही है, लेकिन साथ साथ में अगर ये घूमने लगी तो इसमें गति भी आ गई। तो जब मास और गति दोनों आ जाएगी तो कुछ ना कुछ उसका क्या आ जाएगा? तो मास मान लीजिए इसका 100 ग्राम है, और गति मान लीजिए कि 1 मीटर पर सेकेंड है ना। गति मान लीजिए कि इसका 1 मीटर पर सेकेंड है, और मास जो है वो 100 ग्राम है। तो 100 गुणे 1, यानी कि मोमेंटम कितना आ जाएगा? 100, है ना। तो इस तरह से आप मोमेंटम उसी का निकाल सकते हैं जिसके अंदर मास भी हो और साथ साथ में क्या हो? उसकी वेलोसिटी यानी कि उसकी गति भी हो। हिंदी में बोलेंगे तो आप कहेंगे जिसका भार भी हो जिस वस्तु का, और वो वस्तु अगर गति भी कर रही हो तो उसका आप मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो अब आइए न्यूटन सेकेंड लॉ पे। ये सेकेंड लॉ क्या कर रहा है? द सेकेंड लॉ स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम के अंदर बदलाव हो रहा है। तो मोमेंटम के अंदर बदलाव कैसे हो सकता है? ये मान लीजिए कि एक कोई बॉल है, गेंद, इसका जो वजन है वो है 1/2 kg, यानी कि आधा kg का ये बॉल है, या फिर आधा kg ना करके देखिए 250 ग्राम, 250 ग्राम की ये बॉल है, और इसको आपने हाथ से फेंका। तो फेंकते समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी? आपने हाथ से इसको क्या किया? हाथ से बॉल को आप कहाँ फेंके? ऊपर फेंके। तो जब हाथ से बॉल को आपने क्या किया? ऊपर फेंका, क्योंकि यहाँ से आप फेंक रहे हैं, इसका जो वजन है कितना है? 250 ग्राम है। तो इसको आपने कहाँ फेंका? ऊपर। और कितनी वेलोसिटी से फेंका? जिस समय आप फेंके थे उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी? मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड। तो चूंकि आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो नीचे भी क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा। इस फोर्स का नाम बताइए, आप लोग पढ़े हुए हैं। अगर धरती से फेंक रहे हैं आप बॉल को, पृथ्वी से फेंक रहे हैं, तो नीचे एक फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स किसकी? उस फोर्स का क्या नाम है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो चूंकि नीचे एक फोर्स लग रहा है,
जिसकी वजह से ये गेंद कुछ दूर जाकर के क्या हो जाएगी, कुछ दूर जाके ये गेंद रुक जाएगी आकाश में, और वापस चूंकि नीचे लगातार फोर्स लग रहा है तो उसके बाद ये वापस कहाँ आ जाएगी, ये गेंद वापस कुछ दूर तक ऊपर जाएगी और इसके बाद फिर वहां से यू टर्न लेकर के कहाँ आ जाएगी, वापस ये कुछ दूर तक जाएगी और वहां से क्या आ जाएगी, नीचे। कहने का मतलब ये जब यहाँ से आप फेंके तो यहाँ पे जो इसका मोमेंटम, आप इस बिंदु पे जहाँ से आप फेंक रहे वहाँ पे इसका मोमेंटम निकालेंगे तो वहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा आएगा, और जब ये ऊपर चली जाएगी तो और जैसे जैसे ऊपर चलती चली जाएगी इसका मोमेंटम धीरे धीरे घटता चला जाएगा, और जब इसकी वेलोसिटी शून्य हो जाएगी तो मोमेंटम इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मैं आपको याद करिए, मैं आपको बताया था कि मोमेंटम बराबर क्या होता है, मोमेंटम p बराबर m इंटू v। अब ये यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, यहाँ पे तो आप फेंक रहे हैं और कितने वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड से। तो जब ये ऊपर जाएगी तो धीरे धीरे ऊपर जाते इसकी वेलोसिटी घट रही है ना, तो वेलोसिटी अगर घटती जाएगी तो कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी शून्य हो जाएगी, और जब इसकी वेलोसिटी शून्य हो जाएगी तो इसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम के फार्मूले में वेलोसिटी आती है, और वेलोसिटी अगर शून्य हो गई तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अगर कोई यहाँ पे आपसे पूछे कि यहाँ पे इसका मोमेंटम क्या होगा, तो आप p बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0, और यहाँ पे कोई पूछे कि मोमेंटम क्या होगा तो आप लिखेंगे कि यहाँ पे जो कुछ भी होगा इससे ज़्यादा होगा। अगर बीच में निकालेंगे तो अगर बीच में आप मोमेंटम निकाल रहे हैं, ये मान लीजिए p1 0.1 है, ये p2 है, ये p3 है, तो जो तीसरा मोमेंटम होगा वो 0 होगा, जो बीच का मोमेंटम होगा वो इससे क्या होगा, ज्यादा होगा, और नीचे वाले से क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, धीरे धीरे घट रही है। यहाँ पर मान लीजिए वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, आगे जाकर पहले 10 थी, जब आपने शुरू में फेंका तो वेलोसिटी गेंद की कितनी थी, जब ऊपर जा रही गेंद तब वेलोसिटी 10 थी, बीच में मान लीजिए घटते घटते 5 हो गई, तो जिस समय 5 हुई उस समय जो मोमेंटम आप निकालेंगे वो मान लीजिए कुछ और, यहाँ पे कितनी होगी, 0। मान लीजिए गेट का जो वजन है वो कितना है, 250 ग्राम है ना, तो अब ये गेंद का जो वजन 250 ग्राम है, इस 250 ग्राम अब लिखेंगे यहाँ पे मोमेंटम एट पॉइंट p1 बराबर लिखेंगे m गुणे v। मास कितना है, 250 ग्राम, और वेलोसिटी कितनी है, 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, क्योंकि इसको हम जब भी निकालते हैं, चलिए यूनिट अभी बाद में छोड़िए, यूनिट को छोड़िए अभी, क्योंकि इसको हमेशा केजी में कन्वर्ट करते हैं है ना, और इसको कैश यूनिट में लाते हैं, लेकिन अभी वो सब छोड़िए, आप सिंपल बस ये समझने के लिए कर रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, कन्वर्जेशन बाद में करेंगे। ये कितना आ गया मोमेंटम, इसका कितना आ गया, 2500 यहाँ पर। अब P2 पे आइए, ये तो P1 के लिए हो गया, अब देखिए मोमेंटम एट पॉइंट P2 पॉइंट पे मोमेंटम देखिए कितना होगा। अब गेंद जो है जब P2 पॉइंट पे पहुंचेगी, यानी यहाँ पे जो पहुंचेगी गेंद, तो क्या इसका भार कम हो जाएगा, भार तो कभी नहीं कम हो सकता है ना। गेंद का अगर यहाँ भी 250 है तो जब आधे रास्ते में पहुंचेगी तब भी इसका गेंद ऊपर आधे रास्ते में पहुंचेगी, तब भी गेंद का वजन कितना होगा, 250 ग्राम ही होगा। तो जब P बिंदु पे भी आप देखेंगे तो मास कितना होगा, 250 ही ग्राम होगा, लेकिन V का मान बदल जाएगा, चूंकि ये आधा रास्ता तक तय कर चुकी है तो इसकी जो वेलोसिटी पहले होगी उसी की आधी वेलोसिटी कहाँ हो जाएगी, बीच में इसकी वेलोसिटी कितनी है, तभी तो भाई वेलोसिटी घटेगी, तभी तो ऊपर जाकर रुक जाएगी ना। तो बीच में आज चूंकि आधा रास्ता तय किया तो वेलोसिटी भी इसकी आधी घट जाएगी, तो आधी घट कितनी हो जाएगी, 5। यानी T2 पे अगर आप मोमेंटम निकालेंगे P2 पे तो मास तो वही रहेगा, कितना, 250 ग्राम, सॉरी 250, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 5। तो जब वेलोसिटी 5 हो जाएगी तो यहाँ पे जो आप मोमेंटम निकालेंगे, मैं ऊपर दिखाने जा रहा हूँ, तो 25 बचे 125, 25 बचे 125 और 1 0 यानी 1250 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मोमेंटम कितना था, 2500, थोड़ा सा बीच में मोमेंटम कितना होगा, 1250, और ऊपर सबसे ऊपर देखिए
क्या सबसे ऊपर, यानी इसको लिखेंगे मोमेंटम एट पॉइंट, पहला पॉइंट बना लीजिए, इसको दूसरा और तीसरा लिखिए यहाँ पे मोमेंटम एट पॉइंट P3। देखिए ये पॉइंट क्या है, P3 है। P3 की मास कितना हो जाएगा आपका, मास तो वही आएगा कितना m गुणे v करेंगे तो मास तो कभी बदलेगा नहीं, ऊपर गिर जाएगी तो मास तो 250 ग्राम ही रहेगा। लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे ऊपरी पोजीशन पे है, जाके बिल्कुल रुक जा रही है तो वहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, तो यहाँ पे मोमेंटम कितना आ जाएगा 0। ठीक, अब देखिए तीन गोला बनाए हैं, एक में 2500 मोमेंटम आ रहा है जहाँ से आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं। चूंकि आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो इसलिए क्या है, सबसे ज्यादा गति वहीं पे है बॉल की, तो उसका वजन 250 ग्राम और ऊपर फेंकने की गति कितनी 10, तो 250 गुणे 10, तो मोमेंटम कितना आ गया 2500। ठीक, लेकिन कुछ दूर जब हो गई तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे घट रही है। क्यों घट रही है उसकी वेलोसिटी, क्योंकि नीचे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल लगने की वजह से वेलोसिटी घट रही है। तो जब बीच में गेंद पहुंची, कुछ दूर ऊपर बीच में गेंद पहुंची तो उसकी वेलोसिटी घट करके पहले 10 थी, बाद में उसकी वेलोसिटी यानी गति उसकी कितनी हो गई, गति कितनी हो गई बाद में गेंद की गति 5 हो गई। जब गेंद की गति बाद में 5 हो गई तो उस समय बीच में अगर आप निकालेंगे तो फिर से वही देखिए, मास तो बदला नहीं है, मास तो 250 ग्राम ही रहेगा, लेकिन गेंद की जो गति वो बदल गई, पहले 10 के बाद में 5 हो गई, तो 250 गुणे 5 ये कितना आएगा 1250। यानी कि जब गति घट गई तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, घट गया, यानी कि पहले 2500 था, बाद में कितना होगा 1250। और जब गति शून्य हो जाएगी तो मास तो उतना ही रहेगा, लेकिन जब गति शून्य हो जाएगी तो उसका मोमेंटम कितना आ जाएगा, उसका मोमेंटम शून्य आ जाएगा। मतलब पहले तो मोमेंटम आपको समझ लेते हैं, यहाँ पे क्या है, मोमेंटम बार बार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। आप देखिए जब आप गेंद को फेंके थे तो उस समय मोमेंटम ज्यादा था, बीच रास्ते में मोमेंटम कम हो गया, और जब सबसे ऊपर पहुंचा मोमेंटम बिल्कुल शून्य हो गया। इसका मतलब कि मोमेंटम क्या है, समय के अनुसार बदल रहा है। जैसे आप गेंद को ऊपर फेंक दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि गेंद का जो मोमेंटम है वो धीरे धीरे समय के अनुसार क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो वही तो न्यूटन लॉ भी कर रहा है। इसी बात को आप चाहें तो इसको एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको एग्जाम्पल में समझने के लिए लिख सकते हैं। यहाँ से ऐसे है, मैं यहाँ से लाइन लिख दे रहा हूँ ऐसे, ये इधर का जो पार्ट है वो आपका किसमें, एक्स मतलब एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल है और ये आपका क्या है, थ्योरी है। इसी का ये मतलब उसी को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको उदाहरण से लेकर के समझाता है, कोई चीज समझाएंगे कोई चीज तो उससे जल्दी आपको समझ आएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम के बदलाव। तो मोमेंटम का बदलाव देखिए, इसी लाइन को समझाने के लिए ये उदाहरण लिया गया है कि मोमेंटम में कैसे बदलाव होता है, उसको आप समझ लीजिए। मोमेंटम में कैसे बदलाव होता है कि जब कोई गेंद आप ऊपर फेंकते हैं तो सबसे पहले उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी तो उसका मोमेंटम में क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो मोमेंटम में कम होना या अधिक होना, इसी को आप बोले मोमेंटम का कम होना या मोमेंटम का अधिक होना। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मोमेंटम कम हो रहा है, लेकिन हाँ जब ऊपर से फिर से जब ऊपर से नीचे आएगा तो मोमेंटम इसका क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और जब धरती पे आएगा तो धरती पे गिरने से पहले इसका मोमेंटम सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि उस समय इसकी गति क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो मोमेंटम में बदलाव है ना, इसी चीज़ को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल लिए थे। और यही लाइन यहाँ पे लिखी है, स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम के बदलाव ऑफ अ बॉडी, एक किसी बॉडी या बॉल में मोमेंटम के बदलाव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, एंड दिस चेंज इन मोमेंटम इज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब कि जिधर आप बॉडी को फोर्स लगाएंगे उधर ही उसके मोमेंटम में बदलाव होगा। जैसे यहीं पे देखिए, आपने इस गेंद को क्या किया, फोर्स लगाया, तभी तो ये गेंद ऊपर गई या जाती ऊपर। आप बताइए, ये हमारा मार्कर है, इसको हम किधर फोर्स लगाए, ऐसे ऊपर फोर्स लगाए। तो जब ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स की दिशा किधर है, ऊपर, तो मोमेंटम इसका तब जब फोर्स ऊपर जा रहा है तो इसका मोमेंटम कहाँ जा रहा है,
ऊपर। अब जब फोर्स नीचे लग रहा है, देखिए ऐसे ऐसे नीचे फेंकिए, तो जब फोर्स नीचे लगा रहे हैं तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी क्या है, नीचे। मोमेंटम मतलब कि गति, गति से इसको तुलना करिए कि मास और गति दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट को आप क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, जिसमें मास जो ऑब्जेक्ट है वो गति कर रहा है, ऑब्जेक्ट गति करने को ही क्या कहते हैं, मोमेंटम। इसलिए मोमेंटम बराबर क्या है, ऑब्जेक्ट का मास गुणे वेलोसिटी। यानी कि अगर हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, फोर्स अगर इसको हम इधर फेंक रहे हैं तो फोर्स इधर लगा रहे हैं तो मोमेंटम इधर होगा, फोर्स इधर लगा रहे हैं तो मोमेंटम इधर होगा, फोर्स इधर लगाएंगे तो पेन इधर जाएगी तो मोमेंटम इधर होगा। तो यानी जिधर हम फोर्स लगाएंगे उधर ही ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होगा, वही न्यूटन सेकेंड लॉ है। जिधर फोर्स लगाते हैं बॉडी का मोमेंटम उधर ही होता है, यही न्यूटन सेकेंड लॉ है। देखिए क्या करें, फिर से समझ लीजिए। द सेकेंड लॉ स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के अंदर बदलाव ऑफ अ बॉडी, किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर मोमेंटम के अंदर बदलाव वो किसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्टली उसके जैसा होता है। कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के। देखिए इस शब्द को अगर आप लोग न जानते हो तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, अगर एक चीज़ घटा रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी, घटेगी। मतलब उसी के अनुसार, उसी तरह जैसे ये है, इसका मोमेंटम किधर जाएगा, अगर फोर्स, अब देखिए यहाँ पे कौन सी दो चीज़ें हैं इसमें, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, फोर्स और मोमेंटम। कि फोर्स अगर इधर जाएगा तो मोमेंटम भी किधर जाएगा। अगर फोर्स हम इधर, ये पेन है और फोर्स से हम इधर फोर्स लगाएंगे तो पेन का मोमेंटम भी किधर होगा, इधर ही होगा। तो ये दो लोगों का एक जैसा होने को आप क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दो लोगों का एक जैसा होना ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पे दो लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन कौन है, फोर्स और मोमेंटम। फोर्स मतलब जिधर आप फोर्स लगाएंगे उधर ही मोमेंटम भी होगा। तो वही चीज़ है, एक बार फिर से देख लीजिए। द सेकेंड लॉ स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी, किसी बॉडी के मोमेंटम के अंदर बदलाव वो डायरेक्टली होता है, वो उसी दिशा में होता है जिस दिशा में आप फोर्स लगा रहे हैं। फिर से समझ लीजिए, किसी भी बॉडी के अंदर मोमेंटम जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब किसी भी बॉडी में जो मोमेंटम है, मोमेंटम के अंदर जो बदलाव होता है वो हमेशा उसी दिशा में होता है जिस दिशा में आप फोर्स लगा रहे हैं। अगर आप फोर्स इस दिशा में लगाएंगे तो मोमेंटम इस दिशा में होगा, फोर्स इस दिशा में लगाएंगे तो बॉडी का मोमेंटम इस दिशा में होगा। वही है, तो नोट करिए इसका डेफिनेशन। और इसके बाद में ये हेडिंग डाल के ये डेफिनेशन लिखिएगा, इसके बाद उदाहरण लिख करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है और मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है। v = जहाँ पे मोमेंटम से दिखाते हैं, m जो होता है मास होता है, v क्या होता है, वेलोसिटी होती है। देखिए जो न्यूटन सेकंड लॉ था, इसकी मैंने थ्योरी आपको करा दिया, और थ्योरी के साथ साथ थ्योरी को अच्छे से समझाने के लिए एक सवाल भी ले लीजिए। अब उसके बाद इसी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, मतलब मैथ के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, इसी की थ्योरी को देखिए कैसे लिखेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसी के अंदर जो डेफिनेशन लिखेंगे उसी के बाद एग्जाम्पल लिखेगा, उसी के बाद ये लिखिएगा कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होगा कि आप मैथ के रूप में इसको कैसे दिखाएंगे। तो देखिए इसको कैसे दिखाएंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को, F बराबर dt/dt या फिर इसी को डेफिनेशन अब क्या करें, समय के अनुसार
है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये देखिए फिर से वही आ गया समाकलन, सॉरी अवकलन। अवकलन में क्या करते हैं आप, डी के अपॉन डी टी। डी पी मतलब कि क्या हुआ, मोमेंटम में थोड़ा सा बदलाव, और टी मतलब समय के अनुसार वो किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर। यानी जिधर आप फोर्स में, फोर्स का मान जो होगा वो मान किसके बराबर होगा, जो आपका मोमेंटम जो बदल रहा है, जो अगर फोर्स बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, फोर्स घटेगा तो मोमेंटम क्या होगा, घटेगा। समय के अनुसार, समय के अनुसार अगर मोमेंटम समय में बदलाव करने पे मोमेंटम आपका क्या हो रहा है, अगर बढ़ रहा है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स के। अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगा, और अगर ये चीज़ घटेगी तो फोर्स भी क्या होगा, घटेगा। इसीलिए इसको मैथमेटिक्स के रूप में क्या लिखा जाएगा, F इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। अब आप जानते हैं कि चूंकि P बराबर क्या होता है, M गुणे V, तो आप चाहें तो यहाँ पे ये भी ले सकते हैं F बराबर क्या हो जाएगा T, और P के बराबर क्या होता है, P इक्वल टू एम। तो P की जगह पे आप P के बराबर एम भी लिख सकते हैं। ये P क्या है, मोमेंटम है, और मोमेंटम क्या होता है, मास गुणे वेलोसिटी। तो आप चाहे तो P को हटा करके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, M गुणे V भी लिख सकते हैं, और बटे में क्या लिख सकते हैं, तो ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। F बराबर क्या होता है, डी एम बी अपॉन डी टी। ये D क्या है और ये D क्या है, D ये आप लोग मैथ का ये पोर्शन है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। रेट ऑफ, जैसा कि उसमें डेफिनेशन में लिखा था